नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। आप देख रहे हैं ईपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरू करते हैं आज के हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। पीएम मोदी ने उन्नत बैटरी स्टोरेज के साथ लक्षद्वीप की ऑन ग्रिड सौर परियोजना का किया उद्घाटन। एनएलसी 100 मेगावाट सौर परियोजना के लिए ईपीसी बोलियां करेगा आमंत्रित। पटुहा यूनिट 2 भूतापीय विद्युत संयंत्र इंडोनेशिया के लिए ईपीसी का अनुबंध। अल्टस पावर ने 121 मेगावाट सौर परियोजनाओं का किया अधिग्रहण। उड़ीसा में तालाबीरा थर्मल परियोजना के लिए भेल की 19,422 करोड़ की बोली। डीओवीसी ने 1,633 करोड़ की योजना की रूपरेखा की तैयार। आरईसी लिमिटेड और आरबीएनएल ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया समझौता। दिल्ली को परिवहन क्षेत्र के हरित परिवर्तन में बुनियादी ढांचे और लागत के मुद्दों का करना पड़ रहा सामना। फ्रांस और जर्मनी मिलकर भारत के शहरी इंफ्रा मिशन को करेंगे वित्त पोषित। बीएचईएल भारत को बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बना रहा आत्मनिर्भर। रेज पावर इंफ्रा ने आईपीओ के लिए डीआरएचपी की फाइल। 2023 में ईवी चार्जिंग इंफ्रा फंडिंग में लचीली वृद्धि देखी गई। सरकार ने जहाज आयु मानदंडों की समग्र समीक्षा को दिखाई हरी झंडी। शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लक्षद्वीप की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की विशेषता वाली ऑन ग्रिड सौर परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा विकसित ये पहल कवरत्ती और आगत्ती द्वीपों को कवर करती है, जिसमें कवरत्ती में 1.7 मेगावाट की संयुक्त सौर क्षमता और 1.4 मेगावाट बैटरी भंडारण सुविधा है। परियोजना की इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ईपीसी सेवाएं सनसोर्स एनर्जी द्वारा प्रदान की गई हैं। लक्षद्वीप ऊर्जा विकास एजेंसी अब इन सौर संयंत्रों से बिजली प्राप्त करेगी, जिससे डीजल आधारित बिजली से अस्थायी ऊर्जा स्रोत में संक्रमण की सुविधा मिलेगी। इस पहल से 58,000 टन CO2 उत्सर्जन की भरपाई करने और अपने जीवन काल में 190 लाख लीटर डीजल बचाने की उम्मीद है। भारत के कोयला मंत्रालय के तहत एक खनन कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने स्व उपभोग के लिए 100 मेगावाट अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए घरेलू बोलियां आमंत्रित की हैं। प्रोजेक्ट भारत में कहीं भी बनाया जा सकता है। कार्य के दायरे में भूमि खरीद, डिजाइन, इंजीनियरिंग, साइट विकास, निर्माण, आपूर्ति, परिवहन, भंडारण, निर्माण, परीक्षण और 100 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की कुल क्षमता को चालू करना और निकासी शामिल है। वितरण बिंदु तक प्रणाली इस दायरे में डिलीवरी बिंदु तक पूरे सौर संयंत्र का संचालन और रखरखाव भी शामिल है। वाणिज्यिक संचालन घोषणा से 12 महीने की वारंटी अवधि के लिए निःशुल्क और वारंटी अवधि के बाद 3 साल की अवधि के लिए O&M का भुगतान किया जाता है। परियोजना पूर्ण होने की अवधि यानी वाणिज्यिक संचालन घोषणा सहित अनुबंध दिए जाने से 15 महीने है। पीटी जियो दीपा एनर्जी ने मध्य जावा इंडोनेशिया में पटुहा यूनिट 2 भूतापीय बिजली संयंत्र के लिए इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ईपीसी अनुबंध के लिए एक निविदा प्रकाशित की है। बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 13 फरवरी 2024 है। जियो दीपा को परियोजना की लागत के लिए एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी से वित्त पोषण प्राप्त हुआ है। वित्त पोषण का एक हिस्सा अनुबंध के तहत भुगतान के लिए उपयोग किया जाएगा, जिसे संयुक्त क्रेडिट तंत्र के लिए जापान फंड द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाएगा। इस प्रकार एडीबी के पात्रता नियम और प्रक्रियाएं बोली प्रक्रिया को नियंत्रित करेंगी। व्यावसायिक स्तर की सौर सुविधाओं के एक स्वतंत्र डेवलपर, मालिक और संचालक अल्टस पावर ने प्रोजेक्ट हाइपरियन के अधिग्रहण की घोषणा की, जिसके पास उत्तर और दक्षिण
कैरोलिना में 121 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं का मालिक है। अल्टस ने वितरित सौर और भंडारण परिसंपत्तियों के मालिक और डेवलपर बेसाल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स और सॉल्टेज द्वारा सलाह दी गई धनराशि का उपयोग करके परियोजनाओं का अधिग्रहण किया। सौर परियोजना डेवलपर एमरे ने एक औद्योगिक और सेवा समूह कंपनी नेगेट्रिन ग्लोबल सर्विसेज से स्पेन में 86 मेगावाट उपयोगिता पैमाने सौर ऊर्जा परियोजना पोर्टफोलियो के लिए अधिग्रहण की घोषणा की। परियोजना पोर्टफोलियो में 6 मेगावाट से 14 मेगावाट तक की 13 उपयोगिता पैमाने की सौर परियोजनाएं शामिल हैं। सभी परियोजनाएं निर्माण के लिए तैयार चरण में हैं और 2024 के अंत में निर्माण शुरू होने की उम्मीद है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स यानी BHEL को ओडिशा के तालाबीरा में NLC इंडिया के लिए थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए 19,422 करोड़ के टर्नकी अनुबंध के लिए सफल बोलीदाता घोषित किया गया है। वित्तीय बोलियां 29 दिसंबर 2023 को खोली गई। इस अनुबंध के तहत कंपनी NLC के लिए 800 मेगावाट की 3 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल इकाइयों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होगी। इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण EPC निविदा पहले 3 परियोजनाओं के लिए थी। हाल ही में NLC ने परियोजना में 800 मेगावाट की चौथी इकाई जोड़ी है। बिजली संयंत्र को NLC की तालाबीरा खदानों से कोयले से आपूर्ति की जाएगी। NLC को इस साल तालाबीरा से 14.5 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन करने की उम्मीद है और कुछ वर्षों में उत्पादन को 20 मीट्रिक टन तक बढ़ाने की योजना है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक व्यापक योजना की रूपरेखा तैयार की है, जिसमें परियोजनाओं के लिए 1,633.6 करोड़ रुपए का अनुमानित आवंटन है। सोमवार को VC कार्यालय लोन में एक सभा को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस की एक नई इमारत का निर्माण किया जाएगा। साथ ही एक IOE छात्रावास और कंप्यूटर सेंटर भी बनाया जाएगा। दिल्ली कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स में 2 नए शैक्षणिक ब्लॉक की योजना बनाई गई है, जबकि प्रौद्योगिकी संकाय का विस्तार होने की उम्मीद है। सूरजमल विहार में एक परिसर और द्वारका में एक एकेडमिक ब्लॉक पर भी काम चल रहा है। नया निर्माण अप्रैल तक शुरू होने की उम्मीद है। बिजली मंत्रालय के तहत एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम REC लिमिटेड ने रुपए तक की वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 35,000 करोड़ रुपए। इस समझौते में अल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब, रेल बुनियादी ढांचे, सड़क विकास, बंदरगाह सुविधाएं और मेट्रो परियोजनाओं सहित परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिन पर RVNL काम कर रहा है। REC के निदेशक अजय चौधरी और RVNL के निदेशक या संचालन राजेश प्रसाद ने दोनों संस्थाओं के बीच सहयोग को मजबूत करते हुए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अन्य प्रमुख अधिकारी REC के CMD VK देवांगन, RVNL के निदेशक संजीव कुमार और RVNL के DPE अनुपम बान भी उपस्थित थे। भारत की राजधानी नई दिल्ली के निवासियों के लिए प्रदूषण लंबे समय से एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। पिछले साल भारत के चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बनने के बाद स्थिति और खराब हो गई है, जबकि देश में वाहन निर्माताओं के लिए बड़ी बाजार संभावनाएं हैं। ये विकास इसकी राजधानी के लिए अच्छी खबर नहीं है, जहां यातायात प्रदूषण पहले से ही एक समस्या है। इसे संबोधित करने के लिए शहर की सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों यानी EV के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक नीति बनाई है, जिसमें सार्वजनिक परिवहन के लिए इसका उपयोग भी शामिल है। लेकिन पर्यवेक्षकों का कहना है कि भारत अपने बिजली के सपनों को साकार करने की राह में और भी चुनौतियां हैं। फ्रांस की विकास एजेंसी AFD और जर्मनी का KfW बैंक देश की शहरी बुनियादी ढांचा योजना
मामले में वाकिफ लोगों के मुताबिक अमृत मिशन को वित्तपोषित करने के लिए 100 मिलियन ऋण प्रदान करने के लिए भारत के साथ बातचीत कर रहा है। फरवरी में हस्ताक्षर की उम्मीद के साथ ऋण पर बातचीत 2024 की शुरुआत में तय की गई है। ये सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन या सिटीज 2.0 कार्यक्रम पर देशों के हालिया सहयोग का अनुसरण करता है, जो शहरी नवीकरण और टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित एक 4 साल की पहल है, जिसमें उन्होंने प्रत्येक को 100 मिलियन का योगदान दिया है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि राज्य के स्वामित्व वाली इंजीनियरिंग फर्म BHEL न केवल भारत को ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बना रहा है, बल्कि रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि मंत्री ने सोमवार को BHEL दिवस के अवसर पर नोएडा में नवनिर्मित BHEL सदन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का हवाला दिया और कहा कि नवीनतम तकनीक और मानकों के अनुसार निर्मित ये 18 मंजिला पर्यावरण अनुकूल हरित भवन है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति BHEL की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मुंबई स्थित रेज पावर इंफ्रा 1207 मेगावाट पीक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन वाली एक एकीकृत सौर ऊर्जा कंपनी ने अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी IPO के लिए धन जुटाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी के साथ अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स दायर किया है। 10 रुपए के अंकित मूल्य वाले IPO में 300 करोड़ तक के इक्विटी शेयरों का ताजा मुद्दा और प्रोमोटर बेचने वाले शेयरधारकों द्वारा 2.99 मिलियन शेयरों तक की बिक्री की पेशकश शामिल है। OFS में केतन मेहता के 1.4 मिलियन शेयर, पवन कुमार शर्मा के 7.78 लाख शेयर, संजय गरुड़पल्ली के 7.78 लाख शेयर शामिल हैं। 2023 में इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ने EV मूल उपकरण निर्माताओं और EV बैटरी निर्माताओं द्वारा अनुभव की गई फंडिंग मंदी को खारिज करते हुए साल दर साल 79% की वृद्धि दर्ज की, जो रिकॉर्ड तोड़ 169.4 मिलियन तक पहुंच गई। इस उछाल का श्रेय जलवायु प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेशकों की बढ़ती रुचि और ऊर्जा और बुनियादी ढांचे की गतिशीलता की बढ़ी हुई समझ को दिया जाता है। देश के बंदरगाहों पर माल लादने और उतारने के लिए भारतीय पंजीकृत और विदेशी ध्वज वाले जहाजों के लिए आयु मानदंड लागू करने के 1 साल से भी कम समय के बाद नौवहन महानिदेशालय ने समग्र दृष्टिकोण के साथ अपने आदेश की व्यापक समीक्षा करने का निर्णय लिया है। पूरे समुद्री क्षेत्र को शामिल करता है। भारत के समुद्री प्रशासन नौवहन महानिदेशालय ने अध्ययन करने के लिए एक सलाहकार चुनने के लिए मूल्य प्रस्ताव मांगे हैं। DG शिपिंग द्वारा जहाजों के संबंध में आयु मानदंड और अन्य गुणात्मक पैरामीटर पर जारी 24 फरवरी 2023 के आदेश ने तेल टैंकरों, थोक वाहक और सामान्य मालवाहक जहाजों के लिए 25 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की है, जिससे हितधारकों के बीच चिंताएं पैदा हो गई हैं। इसके चलते प्रशासन को 1 जुलाई 2023 को आदेश में आंशिक संशोधन करना पड़ा। आज की EPC की हिंदी बुलेटिन की हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।